बड़े भाई की शादी वाले दिन उनकी अपनी दुल्हन से शदीद झगड़ा हो गया था। वो अपनी दुल्हन को घसीट कर गाड़ी में बैठाकर घर से बाहर ले गए। हम डर रहे थे कि भाई कहीं उसे मार ही न दे, मगर वो दोनों वापस आए तो बहुत खुश थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और हंसते हुए अपने कमरे में चले गए। मगर उसी रात वो दोनों फौत हो गए। जब हम भाई और भाभी को कब्र में दफनाने लगे तो दो औरतें भागती हुई आईं और उन्होंने भाई और भाभी का कफन उठाया तो सबका कलेजा फट गया। आज शादी का दिन था। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरे भाई की शादी थी। हम सिर्फ दो ही भाई थे और ये हमारे घर का पहला खुशी का मौका था। मैं जिंदगी में पहली बार शौकी से कजन्स और लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहा था। मैंने तैयारियों में खूब पैसा और वक्त खर्च किया था और अपने इकलौते भाई की शादी पर सब अरमान पूरे किए थे। अहमद भाभी को रुखसत करके लाया गया तो मैं इन्हें देखकर हैरान रह गया। वो बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। मैं अपने भाई की खुशकिस्मती पर खुश हो रहा था। मेरे भाई के चेहरे पर भी खुशी वाजे थी। रात देर तक सब लोग बैठे भाई और भाभी को छेड़ते रहे, मगर फिर मेरी अम्मी भाभी को उनके कमरे में ले गई। मेरा भाई भी कुछ देर बाद अपने कमरे में चला गया। हम सब बहुत खुश थे और सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक भाई के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो भाभी से किसी बात पर झगड़ रहे थे। अम्मी भागकर वहां पहुंची। जब भाई ने दरवाजा खोला तो वो शदीद गुस्से में थे। उन्होंने सबसे कह दिया कि कोई भी उनके झगड़े में ना आए। हम हैरान थे कि पहली ही रात ऐसा क्या हुआ कि अचानक भाई ने भाभी को पकड़ा और जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर घर से बाहर ले गए। अमन भाभी रो रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों वापस आए तो बहुत खुश लग रहे थे, जैसे कोई झगड़ा हुआ ही ना हो। वो एक दूसरे का हाथ पकड़े अपने कमरे में चले गए। मैं और अम्मी परेशान थे मगर सोचा सुबह बात करेंगे। मैं पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलता रहा। अगली सुबह जब हम उठे तो घर में क़यामत का मंजर था। मेरी अम्मी की दिल खराश चीखों की आवाजें आ रही थी और पूरा खानदान भाई के कमरे के बाहर जमा था। मेरा दिल डूबने लगा। जब मेरे कमरे में झांका तो मेरे भाई की लाश पड़ी थी। मैंने तड़प कर इन्हें जगाने की कोशिश की मगर वो बेजान थे। मेरे वालिद भी वहीं थे और रोते हुए कह रहे थे कि अब तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि रात को जो भाई ठीक थे वो अचानक कैसे मर गए। मेरी नजर बेड पर गई तो वहाँ पर अहमद भाभी की भी लाश पड़ी थी। एक डॉक्टर कजिन उनका मुआयना कर रहा था मगर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। बाद में दोनों की लाशें उठाएंगे। भाभी के घर वाले भी आ गए और उन्हें ले गए, मगर जाते जाते उनके वालिदा ने हम पर इल्जाम लगाते हुए धमकी दी कि वो केस करेंगे। लोगों में सरगोशियां होने लगी कि शायद भाई ने अपनी बीवी को कत्ल करके खुदकशी की हो, मगर किसी को हकीकत मालूम नहीं थी। कब्रस्तान में भी अजीब बातें हो रही थी। कभी कब्र ठीक नहीं बनती थी, कभी तंग हो जाती थी। सब हैरान थे कि आखिर ये माजरा क्या है। फिर पुलिस भी तफ्तीश के लिए आ गई और उन्होंने कहा कि दुल्हन के घर वालों को शक है कि कत्ल में ससुराल का हाथ हो सकता है। वो कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। लड़की वालों ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया था कि हमारे घर में भी एक जवान लड़के की मौत हो चुकी थी। उनकी बेटी का गम अपनी जगह, मगर वो किसी मरहूम इंसान पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते थे। मेरे अब्बू ने खामोशी से पुलिस वालों को अंदर आने दिया। उस वक्त घर में सब मेहमान मौजूद थे और सबकी नज़रें पुलिस पर लगी हुई थी। पुलिस कमरे में गई और वहाँ एक एक चीज़ को छेड़ने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे अपने भाभी के घर वालों से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। पुलिस को भी यही लग रहा था कि मेरे भाई ने अपनी बीवी को मारा होगा। वो हथियार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तब मेरा डॉक्टर कजिन अंदर आया और पुलिस वालों से बोला कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने दोनों की लाशों का जायजा अच्छी तरह लिया था। अगर कुछ पूछना है तो मैं बता सकता हूँ। पुलिस वाले से पूछने लगे कि लड़की को गोली कैसे लगी। कजिन ने पुलिस के सवाल पर बताया कि गोली बहुत करीब से मारी गई थी और यकीनन मेरे कजिन ने नहीं मारी, क्योंकि मैंने आवाज का दुरानिया जांचा है। लड़की की मौत सुबह 6 बजे के करीब हुई और जबकि लड़के की मौत को 5 से 6 घंटे गुजर चुके थे। पुलिस इस बात पर चौंक गई और सोच में पड़ गई कि लड़के का कत्ल कैसे हुआ था। तब मेरे कजन ने जो इंकशाफ किया वो हम सबको चौंका गया था। मेरे कजन ने बताया कि लड़के की मौत दिल फटने की वजह से हुई और उसके नाक से खून भी इसलिए जारी हुआ था। उसे कोई ऐसा सदमा पहुंचा था कि उसका दिल फट गया और उसने कहा कि बेशक लाशों को अब दफना दिया गया है, मगर मैं एक डॉक्टर होने के नाते सच कह रहा हूँ और शायद कातिल इस घर में ही मौजूद है। वो लोग चाहे तो सब तफ्तीश कर सकते हैं, मगर इतना तय है कि जो लड़का मरा है उसने अभी बीवी को नहीं मारा था। और वो कैसे मार सकता था, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका था और लड़की की मौत बाद में हुई है। इस बात पर मेरे वालिद साहब सदमे से जमीन पर गिर गए थे और न जाने मेरे भाई को ऐसा क्या सदमा पहुंचा था कि वो दिल फटने की वजह से मर गया था और पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी थी। जब इन्हें पता चला कि मेरा कमरा भाई के कमरे
कमरे के साथ वाला है। और रात के वक्त मैं देर से उठकर कमरे में गया था तो मुझसे सवाल जवाब करने लगे, मुझसे बोलने लगे कि अगर तुम कोई सच्चाई जानते हो तो हमें बता दो, क्या पता तुम्हारी बात से कोई सुराग मिल जाए। मैंने संजीद से पुलिस वालों को बताया कि उस रात मेरे भाई और भाभी का झगड़ा भी हुआ था। उनका झगड़ा क्यों हुआ था ये तो किसी को मालूम नहीं, मगर बाद में उनकी सुलह भी हो गई थी। मेरी बात पर सबने गवाही दी थी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता था। वो मुझसे मजीद सवाल करने लगे, मगर मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता था। पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे ख्याल में मेरे भाई को कोई परेशानी थी क्या। वो बोले कि भाइयों में राजदारी होती है। मैं अपने दिमाग पर जोर दूं, शायद मेरे भाई ने कोई बात बताई हो, शायद वो इस शादी से खुश ना हो। मैंने पुलिस को बताया कि मेरा भाई सादा इंसान था, उसकी जिंदगी में कोई लड़की शामिल नहीं थी, और जब रिश्ता हो तो वो पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार था। मगर कमरे में जाने के बाद क्या हुआ वो मैं नहीं जानता। अचानक मैंने पुलिस को कहा कि ये तफ्तीश मेरे भाभी के घर जाकर भी की जाए, हो सकता है वहाँ से कोई सुराग मिल जाए। अगर हमारे घर में तलाशी ली जा रही है तो उनके घर में भी तलाशी ली जाए। मुझे यकीन है मेरी भाभी के घर से इस राज से पर्दा उठेगा। मेरे वालिद ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया, मगर मैं इस तरह खामोश नहीं रह सकता था। मुझसे जब पुलिस वालों ने पूछा कि क्या मुझे अपने भाभी पर किसी किस्म का शक है, तो मैंने बिना सोचे समझे कह दिया कि उस साहब के पीछे मेरे भाभी का कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। शायद मेरे भाई को मेरे भाभी की कोई ऐसी बात मालूम हुई थी जिस पर वो सदमे में आ गया था, क्योंकि वो सादा और बहुत शरीफ इंसान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी थी। मेरी बातें वहाँ सब सुनकर हैरान हो रहे थे। मुझे दबी दबी आवाज़ में खानदान वालों ने समझाने की कोशिश की कि अपने भाई के गुस्से में मरहूमा लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मगर मैं चुप नहीं रह सका। मुझे भाभी के घर वालों का ये रवैया शदीद बुरा लगा था। मैंने कहा अगर पुलिस इस मामले की तह तक पहुँचना चाहती हो तो हमारे घर के साथ साथ उनके घर की भी तफ्तीश करे। पुलिस वाले मेरी बातों पर गौर करते हुए वहाँ चले गए और जाते हुए मेरे अब्बू को यकीन दहानी कुराई कि भाभी के घर जरूर जाएंगे। जब पुलिस गई तो मेरे वालिद ने मुझे डांटते हुए कहा कि मैं मसला मजीद बढ़ा रहा हूँ, और मेरी माँ बहुत सदमे में बैठी थी और बार बार ये अफसोस कर रही थी कि काश मैंने इस घर से रिश्ता ना मांगा होता। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी, मैं अपने बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहती थी। मुझे क्या खबर थी कि वो लड़की मेरे बेटे की मौत बनकर आएगी। घर में अजीब सा माहौल छाया हुआ था, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैं अपने भाई की मौत की तह तक पहुंचना चाह रहा था। मेरा डॉक्टर कज़न मुझसे बोला कि हमें वाकई मामले की तह तक जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा शक ठीक है। मैं भी इसी बात को संजीदगी से सोच रहा था। यकीनन मेरे भाई की मौत भाभी की वजह से हुई थी, मगर मेरा कज़न बोला कि शायद लड़की ने अपनी जान खुद ली हो। लेकिन हमें ये बात अजीब लग रही थी कि पुलिस को कमरे से कोई हथियार नहीं मिलता। लड़की खुद को मारने के बाद हथियार कैसे गायब कर सकती थी। जाहिर था कि उस रात कमरे में कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था। घर में बहुत से लोग मौजूद थे, मेरे दूर के कज़न भी आए हुए थे। किसी पर भी शक करना आसान बात नहीं थी, लेकिन अगर रात कमरे में तीसरा शख्स मौजूद था तो वो हमारे खानदान का भी हो सकता था, मगर कुछ पता नहीं चल सकता। पुलिस वालों ने भी यही बताया कि लड़की के कमरे में इन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, ना ही उसका मोबाइल मिला था। यकीनन मोबाइल में कुछ ऐसा हो सकता था जिससे उस मामले की तह तक पहुंचा जा सकता था। मैं उदास था, अपने भाई की कब्र पर जाकर बैठ गया। मुझे भाभी की याद आ रही थी। फिर इसी तरह इस बात को भी कुछ अर्सा गुजर गया। पुलिस वाले बहुत ज्यादा तफ्तीश करने के बाद भी मुजरिम तक नहीं पहुंच पाए थे। मेरी माँ गमज़दा रहती थी, काश वो बेटे की शादी न करती। मुझे बहुत तो अफसोस होता था। शायद मेरी माँ पहली औरत थी जो अपने बेटे की शादी करके पछता रही थी। कुछ अरसे बाद मैं अपने एक कज़न की शादी पर गया तो वहाँ मुझ पर एक अरसे बाद भाभी की मौत का राज खुला था। मैं रात को अपने कज़न जोहेब के कमरे की तरफ जा रहा था जब मैंने घर के पिछले हिस्से में दो लोग को बातें करते सुना। कोई बोल रहा था कि तुम सब बातों को भूल क्यों नहीं जाते, तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अचानक मुझे मेरे कज़न जोहेब की आवाज़ आई कि मैं आज तक उस लड़की को नहीं भूल पा रहा। हमारे दरमियान 5 साल तक तौलक रहा, न जाने उसने मुझे क्यों धोखा दिया था, सिर्फ इस बात से कि मैं अपने घर वालों को नहीं मना पा रहा था। उसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया था। तब लड़का बोला कि तुमने उससे बेवफाई की थी। मेरे कज़न यकदम से बोला उसने जो किया था वो ठीक किया था। क्या तुम्हें मैं कसूरवार लग रहा हूँ? मेरे दिल का एक कोना ये भी कहता है कि मैंने आमना के साथ जो किया था वो ठीक किया था। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने अपने शरीफ कज़न को उसकी बीवी की सच्चाई बताई थी। मेरा कज़न बहुत नेक लड़का था, उसने सारी जिंदगी कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। कैसे मुमकिन था कि वो एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारता जो उससे पहले मेरे साथ बाकायदा मोहब्बत के ताल्लुक में रह चुकी थी। तुम जानते हो कि मोहब्बत में हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। वो लड़की मुझसे मिलने भी आती थी और हम हर हद क्रॉस कर गए थे, मगर इस बात का ये मतलब हरगज नहीं कि जो लड़का सारी जिंदगी ईमानदारी से रहा हो उसकी बीवी का ताल्लुक किसी और से भी हो।
میں نے صرف اپنے کزن کو سچ بتایا تھا کہ اس کی بیوی کے میرے ساتھ تعلقات تھے۔ میرے سچ پر میرا کزن مجھ سے ناراض ہونے لگا تھا، اور وہ جو ساری زندگی اتنی نرمی سے بات کرتا تھا، پہلی بار اس نے میرے ساتھ سختی سے بات کی اور مجھے شرم دلانے کی کوشش کی۔ وہ بولا کہ تمہیں اپنی بھابھی پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ میرے پاس آمنہ کی ویڈیو اور کال ریکارڈنگ بھی موجود تھی، جس میں وہ مجھ سے شدید محبت کے دعوے کرتی تھی۔ اسی وقت میں نے جانا تھا کہ وہ محبت نہیں تھی، وہ صرف میرے ساتھ وقت گزاری کر رہی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے آمنہ کی ساری حقیقت اپنے کزن کو بتا دی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام اتنا برا ہوگا۔ وہ کتنی دیر بچوں کی طرح روتا رہا۔ میں اس سے معافی مانگنے لگا، شاید مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تب وہ بولا کہ تم مجھے شادی سے پہلے بتا دیتے تو میں یہ شادی نہ کرتا۔ میں نے اپنے کزن سے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری شادی اسی لڑکی سے ہونے والی ہے۔ میں بے وفا نہیں تھا، نہ ہی میں نے اسے دھوکہ دیا تھا، مگر اسے مجھ پر یقین نہیں تھا۔ میرا کزن اتنا بول کر خاموش ہو گیا، وہ غمزدہ ہو رہا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اپنے کزن زہیب کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا، تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لڑکی کی وجہ سے میرا بھائی مر گیا۔ میرا کزن مجھے سامنے دیکھ کر بکھر گیا تھا۔ میرا کزن دکھ سے بولا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس معاملے میں اتنا حساس ہوگا۔ میں تو ہر طریقے سے تمہارے بھائی کا گھر بسانا چاہتا تھا۔ اس رات تمہارا بھائی آمنہ کو لے کر بڑے غصے میں گھر سے نکلا تھا۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس کی بیوی کا شادی سے پہلے کسی اور مرد سے تعلق تھا۔ میں اس کے پیچھے گیا تھا، میں نے ایک ہوٹل میں لے گیا اور بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ وہ پچھلی باتیں چھوڑ کر اپنی نئی زندگی شروع کرے اور آمنہ کو معاف کر کے اسے ایک اور موقع دے۔ وہ میری بات مان گیا تھا اور ہم خوشی خوشی گھر آ گئے تھے۔ میں نے اپنے کزن سے پوچھا، تو پھر میرے بھائی کی موت کیسے ہوئی؟ وہ بولا کہ اس رات تمہارے بھائی نے پھر مجھے کمرے میں بلایا تھا، وہ شاید مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ جب میں کمرے میں گیا تو تمہارا بھائی واش روم میں تھا۔ پیچھے سے میں نے تمہاری بھابھی آمنہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ پچھلی باتیں بلا کر اپنی نئی زندگی شروع کرے، مگر وہ لڑکی آمنہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں کسی طرح اس کے شوہر کو مطمئن کر دوں، وہ اس کے بدلے شادی کے بعد بھی میرے ساتھ تعلقات رکھے گی۔ مگر باتھ روم سے نکلتے ہوئے تمہارے بھائی نے اس کی بات سن لی تھی اور وہ صدمے سے وہیں گر گیا۔ میں نے تمہارے بھائی کو اٹھانے کی کوشش کی، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مر چکا ہے، مجھے لگا وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں گھبرا کر کمرے سے نکل گیا، مگر مجھے تمہارے بھائی کی فکر ہونے لگی۔ 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ کمرے کی طرف گیا تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ تمہارا بھائی اب بھی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ لڑکی مجھے برا بھلا کہنے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے میرے شوہر کو مار دیا ہے۔ میں سب کو یہی کہوں گی، تم درندے ہو، تم میرے شوہر کو مار کر مجھ سے زبردستی کرنا چاہتے تھے۔ اس کی بات پر میرا دماغ گھوم گیا تھا، وہ کس طرح شاطر لڑکی تھی، اور تب ہی میں نے اپنی جیب سے پستول نکال کر اسے گولی مار دی تھی۔ میرے پاس سلنسر لگی پستول تھی جس کی آواز بہت کم ہوتی ہے، اور تم سب سوئے ہوئے تھے۔ پھر میں اس کی موت پر گھبرا گیا۔ میں نے اس کا موبائل اٹھایا اور وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے موبائل چیک کرنے پر سب کا شک مجھ پر جائے گا، کیونکہ اس میں میرے بہت سے میسیجز سیو تھے، اور اگر کسی کی میری طرف توجہ جاتی تو سب مجھے ہی مجرم سمجھتے۔ میں اسی رات اپنے گھر آ گیا تھا، مگر یقین کرو کہ میں آج تک اس غم سے نہیں نکل سکا۔ اس لڑکی کا مجھے دکھ نہیں ہے، مگر تمہارے بھائی کا سوچ کر مجھے اپنا آپ مجرم لگتا ہے۔ مجھے بعد میں پتا چلا تھا کہ اس وقت جب وہ زمین پر گرا تھا تو کس قدر شدید صدمے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کا دل ہی پھٹ گیا تھا، وہ اپنی بیوی کا گھناؤنا روپ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ میں حیران ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آمنہ کو اس کی گناہ کی ایسی سزا ملی کہ اس کی قبر کھودنے پر بار بار اس کی قبر تنگ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے کزن زہیب سے سب باتیں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی تھی، اور شادی سے واپس آ کر پولیس والوں کو یہ ریکارڈنگ سنا دی تھی، اور پولیس والوں نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ جو بھی تھا، اس نے ایک نہیں بلکہ 2 انسانوں کی جان لی تھی۔ کاش مجھے راز میرے بھائی کو کبھی نہ بتاتا، تو آج میرا بھائی بھی زندہ ہوتا۔ ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔
मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।